ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम बात करेंगे आपकी सेकंड बुक जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो बच्चों, आपके इस चैप्टर से संबंधित पॉलिटिकल साइंस के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो निकल सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चन होंगे बच्चों जो आपके इस चैप्टर से हर बार पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो इस चैप्टर से मोस्टली बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आपने करना क्या है, आपने आज का ये जो हमारा एपिसोड है, ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, इसे कंप्लीटली एंड तक देखना। ठीक है, और एंड तक देखने के बाद में आप ये पाओगे कि हाँ भाई वाकई में मेरी चैप्टर नंबर 1 की एकदम बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, करना क्या है, आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम में अच्छे तरीके से आपको समझाते चलूंगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे एकदम कंप्लीटली देखिए। ओके, चलिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। शुरुआत करेंगे हम अपने क्वेश्चन के इस वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न, ये प्रश्न आपसे बच्चों पिछले 10 ईयर आप उठाकर देख लीजिएगा, उसमें कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। ठीक है, कितने मार्क्स में आया है, 6 मार्क्स में आया है ये प्रश्न। ओके, प्रश्न समझिए क्या है। प्रश्न है कि राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आई। ठीक है, आप सभी को पता है जब भारत आजाद होता है तो तकरीबन 565 रियासतें होती है। ठीक है, तो इनका जब एकीकरण भारत में किया जाता, भारत को मिलाया जा रहा था, तो कैसी कैसी समस्याएं भारत को देखने को मिली वो समझाना। ठीक, पहला पार्ट। दूसरा ये है कि भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन करो, यानी कि जो देसी रियासतें थी वो कुछ इसमें मिलनी नहीं चाहती थी, भारत में रजवाड़े जो थे भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो ऐसे में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही थी ये आपको समझना। ठीक है भाई, तो 6 नंबर में प्रश्न आपका ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक अच्छी बात, कि जब भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो ना, तो आपको कम से कम 2 से 3 लाइन में एक छोटी सी भूमिका जरूर लिखनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये भूमिका क्या लिखेंगे, तो ये लिख सकते हैं कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जब भारत आजाद हुआ तो विभाजन एक अहम समस्या तो थी, उसके बाद विभाजन से हम जूझ ही रहे थे कि इसी दौरान रियासतों ने अलग अलग होने की बात कर दी। ठीक है ना, यानी कि रियासतों की जो समस्या थी एकीकरण की वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गई। अब जो अहम समस्याएं नहीं थी अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखो हुआ था क्या, मैं आपको सिंपल से ना बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझाते चलूंगा। ठीक है, देखिए बेसिकली आप सभी को पता है जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे तो भारत 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था, एक था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत और एक देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत का मतलब है जहां पे अंग्रेज स्वयं शासन करते थे, और देसी रजवाड़ी का क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र थे जहां पे राजा का तो शासन होता था लेकिन उस राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार रखी थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के अधीन वो शासन किया। ओके, अब बेसिकली समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे, यानी कि अंग्रेज भारत को आजादी दिला के जा रहे थे, तो ऐसे में अंग्रेज जो थे उन्होंने कहा कि जितने भी मौजूदा लगभग 565 जो रियासतें जो रजवाड़े हैं वो जैसे ही भारत आजाद होगा वैसे ही ये भी आजाद हो जाएंगे। ठीक है, इन रजवाड़ों के सामने 3 तरीके के विकल्प होंगे। ठीक है, सबसे पहला विकल्प तो ये रहेगा इनके सामने कि यदि रजवाड़े यानी कि रियासतें हैं चाहे तो भारत में मिल जाए, दूसरा या फिर चाहे ये दूसरे देश पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और तीसरा कि ये चाहें तो स्वतंत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे में आप देखेंगे तो तकरीबन 550 रियासतें ऐसी थी जो भारत में एकदम सावधानी पूर्वक आसान तरीके से मिल गई। कुछ थी ऐसी 10 से 15 ऐसी रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। अगर ये उस समय अलग देश बन जाती थी तो आज 193 प्लस में 15 जोड़ दीजिए कितने देश हो जाते। ठीक है ना, लेकिन ये इन्हीं को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी, आगे चल के अभी समझाऊंगा आपको। तो समस्या ये हो गई कि कुछ मिलना चाहते थे, कुछ नहीं, कुछ अलग ही देश बनाना चाहते थे। तो ऐसे में शुरुआत यहाँ पे ये होगी कि त्रावणकोर के राजा ने कहा कि भाई हम अपने राज्य को यानी हम अपनी रजवाड़ी को क्या करेंगे, हम अपनी रियासत को आजाद रखेंगे, हम आजाद देश रहेंगे। ठीक है, ठीक इसके अगले ही दिन, एक ही दिन बाद में हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम भी अलग रियासत बनेंगे, यानी कि हम भी एक अलग देश बनेंगे। भाई इसको देखते हुए जो भोपाल के शासक थे इन्होंने कहा कि हम भाई संविधान सभा में नहीं जाएंगे। अब संविधान सभा में नहीं जाएंगे इसका मतलब क्या होगा, वो भी अलग कंट्री चाहते हैं भाई, सिंपल सी है।
तो इस तरीके से ऐसा लगा देशी रजवाड़ों की जो समस्या थी, इसको देखकर जो हमारे बड़े-बड़े क्रांतिकारी थे, राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, पॉलिटिशियंस थे, उनको ये लगा कि हमने जो सालों से मेहनत की है भारत को अखंड बनाने की, वो कहीं न कहीं टूट रहा है, ठीक है? तो ऐसे में इसको और ज़्यादा मजबूत करते हुए कि ये टूटे ना और ये भारत एकीकरण हो जाए, सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई। कैसे? तो भूमिका इन्होंने ऐसे निभाई कि देखो जब देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या आई तो बेसिकली भारत की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे में सरदार पटेल ने अपने कंधों पर 565 रियासतों को एकजुट करने का काम किया। बेसिकली 565 में से मैंने आपको जैसा बताया 550 तक के आसपास में थी लगभग जो आसानी से मिल गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे थे जो इसमें नहीं मिलना चाहते थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद जूनागढ़ में सैनिक कार्यवाही की और भारत में इनको मिलाया, ठीक है। इसी तरीके से मणिपुर रियासत के जो राजा थे इन पे दबाव डालकर भारत में मिला लिया और वहीं इन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर भारत में मिला लिया। एक तरीके से इन्होंने साम भेद दंड, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे कि सर जी आपने दाम तो बोला नहीं, देखो दाम यहाँ पे नहीं दिया गया। अगर आप दाम यूज करते हो तो दाम का यहाँ पे ये कर सकते हो कि जैसे जम्मू कश्मीर है तो इसको दाम के रूप में क्या दे दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि साम दाम दंड भेद हर एक नीति का उपयोग करके भारत में जितनी भी रियासतें थी उन सभी को मिला लिया। किसी पे सैनिक कार्रवाई की, दंड अपनाया, ठीक है, किसी पे दबाव डाला, ये भी वही चीज है, विशेष राज्य का दर्जा यानी कि दाम, किसी को भेद के द्वारा, मतलब मिला लिया इन्होंने पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो आज के समय पे कम से कम जो कंट्री की संख्या है ना, जो आप 193 प्लस देख रहे हो, ये तकरीबन आज के टाइम पे 220 भी हो सकती थी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते। यानी कि उन्होंने भारत को अखंड बनाने के लिए अपना जो प्रयास दिया था, इसीलिए महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी, ठीक है ना। और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले स्वतंत्र देश के गृह मंत्री बने थे। इन्हीं के सम्मान में एक स्टैच्यू बनाया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है भाई। ओके बच्चों, देखिए मैं आपका टाइम वैसे से कंज्यूम कर रहा हूं, लेकिन ये टाइम कंज्यूम ऐसा है कि आपको एक ही बार में अच्छी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो रजवाड़ों के विलय में क्या क्या समस्या थी ये आप समझ गए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी ये भी आप अब समझ चुके हैं। ओके, चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट वर दी प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग नेशन बिल्डिंग एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर इंडिया, ठीक है। तो जो मैंने हिंदी में आपको भूमिका बताई थी आप वो लिख देंगे, ठीक। एंड देन इसके बाद में आप क्या लिखेंगे कि सरदार पटेल्स रोल इन द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लेना अच्छे तरीके से और आप इसे समझ जाए, ठीक है भाई। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों जो है वो अभी से तकरीबन 3 से 4 बार पूछा गया है। 4 मार्क्स में आ जाता है कई बार तो, और 2 बार 6 मार्क्स में भी आ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी, यानी कि जब भारत आजाद होता है तो इसके सामने कैसी कैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आई थी, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आपको एक भूमिका लिख देनी है, ठीक है। तो भूमिका क्या लिख देंगे इसमें कि जब भारत आजाद होता है तो विभाजन के साथ में इसमें भारत के अंदर ही बहुत सी चुनौतियां सामने आती हैं। 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी, वो चुनौतियां क्या थी यहाँ पे देख लीजिए। सबसे बड़ी चुनौती थी भाई कि एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली आप सभी को पता है हमारा प्यारा भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। जब हम बोलते हैं ना हमारा प्यारा भारत, यानी कि बहुत सी विविधताओं से भरा हुआ। अब विविधता का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक, गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, चारों तरफ बहुत सारे धर्म को मानने वाले, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले, ठीक है, और बहुत सी जाति को मानने वाले, बहुत सी संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में ये जो पूरी बहुत सी विविधताएं फैली हुई हैं, बहुत से धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, क्या ऐसे में कोई देश एकजुट होकर रह सकता है? नहीं। तो वही सबसे बड़ी चुनौती थी कि इनको एकजुट कैसे करना है, ठीक है, और इनका विकास कैसे करना है ताकि सभी का विकास हो, किसी एक जाति धर्म का नहीं बल्कि सभी का विकास हो, ठीक है ना। तो ये क्या था भाई, एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती सबसे बड़ी। दूसरी चुनौती ये थी कि भाई लोकतंत्र को स्थापित करना।
इसका मतलब क्या है, या फिर ये आप ये भी कह सकते हो कि भारतीय संविधान को व्यवहार में लाना, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों पॉइंट में से कुछ भी ले सकते हो। तो हुआ क्या था बेसिकली, जब भारत अंग्रेज जो थे वो भारत को पर राज कर रहे थे, तो हम सभी को पता है उन्होंने समाज में छुआछूत जैसी जो बीमारियां थी उनको फैला रखा था, ठीक है ना। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर अंदर स्वतंत्रता, समानता, ऐसे बहुत से अधिकार लोगों को दिए गए। लेकिन आप एक चीज देखो, जो समाज तकरीबन 150 से 200 सालों तक अंग्रेजों के अधीन रहा हो, जिसे जो कि बेसिकली छुआछूत के भेदभाव से गुजर रहा हो, क्या उसे इन अधिकारों का पता होगा संविधान के बारे में? बिल्कुल नहीं पता होगा। तो इसीलिए ऐसे में उन लोगों को उनके अधिकार दिलवाना, लोकतंत्र की स्थापना करना, एक तरीके से जो संविधान है उसे पूर्ण रूप से छोटे से छोटे तबके तक पहुंचाना एक असंभव सा कार्य लग रहा था। लेकिन ये सफल हुआ, टाइम लगा लेकिन सफल हो गया, ठीक है ना। तो लोकतंत्र स्थापित करना या फिर संविधान को व्यावहारिकता में लागू करना एक ही बात है। ओके, सबसे आखिरी थी चुनौती समूचे समाज का विकास करना। बेसिकली देखो, हम सभी को पता है जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम पे एहसान करके गए थे, नहीं। मतलब अंग्रेज, जब हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया तो अंग्रेज जाते जाते अपने पीछे एक गरीब और दरिद्र भारत छोड़ गए थे, ठीक है ना, जिसमें तकरीबन मात्र 17% ही जनसंख्या शिक्षित थी। यानी कि उस समय यदि 100 करोड़ की जनसंख्या थी, मान लेते हैं, तो मात्र 17 करोड़ ही बंदे पढ़े लिखे थे, बाकी सब तो अनपढ़ थे, ठीक है। तो ऐसे में जो जनसंख्या देखिए क्या है, ऐसी जनसंख्या जो गरीब है, दरिद्र है, ठीक है, जो अशिक्षित है, इसी वजह से हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास पूंजी नहीं थी। तो ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सभी सामाजिक तबकों को एक साथ लेकर चलना, उनका आर्थिक विकास करना, उनके लिए नीतियां बनाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य लग रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी तीसरी चुनौती। ओके बच्चों, आप समझ जाएंगे अब आसान तरीके से। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? सबसे पहले एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, दूसरी जो है वो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती या फिर संविधान को व्यावहारिकता में लागू करने की चुनौती, और तीसरी क्या थी? समूचे समाज के विकास करने की चुनौती, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे कि व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इन इंडिया, ठीक है। नहीं, बिफोर तो नहीं होगा, यहाँ पे बिफोर शब्द गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप बस इतना याद रखेंगे कि व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। स्वतंत्र भारत के समक्ष ही बात हुई है, बिफोर तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चैलेंजेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया आ जाएगा, ओके, या फिर आफ्टर कह सकते हैं, चैलेंज आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पहला क्या है कि टाई इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी, सेकंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, या फिर इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए प्रैक्टिस। उसके बाद में तीसरा आ जाता है डेवलपिंग द होल सोसाइटी, या फिर डेवलपिंग द होल, हाँ सोसाइटी, ठीक है, ये वर्ड अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आप सभी को पता है तकरीबन 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि 1947 को भारत जो था वो आजाद होने वाला था, ठीक है। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 को। तो ऐसे में जब भारत का विभाजन तय किया गया कि भारत का विभाजन किया जाएगा, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है, ठीक है, कितने प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने आई थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक मैं भूमिका बताता हूं और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर देता हूं। देखिए क्या लिखेंगे। बेसिकली हम सभी को पता है कि मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत मतलब क्या है? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत अपनाने का तर्क दिया। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक कौम का नहीं, एक यानी कि हिंदू कौम का देश नहीं है, बल्कि भारत जो है वो हिंदू तथा मुसलमान 2 कौमों का देश है। इसीलिए मुस्लिम लीग इस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत क्या करना चाहते थे? मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग कर रहे, ठीक है। आगे चल के आप ये भी बता सकते हैं कि इसको जो है वो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, ठीक है, संविधान सभा में या फिर नॉर्मली जो होता है पार्टी थ्रू, वैसे इसका विरोध किया गया था, ठीक है। लेकिन जब ये मान लिया गया कि चलो भाई विभाजन किया जाएगा, ठीक है, तो विभाजन का आधार क्या रखा गया? आखिरकार भारत के विभाजन का आधार रखा गया था धार्मिक बहुसंख्यक, ठीक है, यानी कि जिस क्षेत्र में, यानी कि किसी राज्य में जो राज्य ज्यादा धार्मिक बहुसंख्यक होगा, जैसे मुस्लिम है तो पाकिस्तान में और हिंदू है तो हिंदुस्तान में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से
बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक 2 मार्क्स का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का पार्ट कंप्लीट हो गया और ये आप भूमिका लिख देंगे सिंपल सा। ठीक है भाई, अब बारी आती है कि समस्याएं क्या थी। सबसे पहली जो समस्या थी वो ये थी कि भाई हर जगह मुस्लिम थे और हर जगह हिंदू आबादी होती थी। यानी कि आपने देखा होगा कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ऐसे में इन 14 राज्यों में देखा जाए तो ज्यादातर जो एरिया थे, हर एक एरिया में यानी कि हर एक राज्य में मुस्लिम भी होते थे, हिंदू भी होते थे। तो ऐसे में ये खोजा गया कि भाई इन्हें अलग तो कर नहीं सकते हम छोटे छोटे पार्ट को, तो इसीलिए 2 राज्य ऐसे देखे गए जो मुस्लिम बहुल इलाके थे। ठीक है, जिन्हें एक जगह नहीं मिलाया जा सकता था। आप सभी को पता है वो क्या था, एक पंजाब वाला एरिया था। ठीक है, पंजाब के ऊपर जैसे आप पाकिस्तान समझते हो, और एक आज के टाइम में जो बंगाल के नीचे बांग्लादेश है। ठीक है, ये थे। ठीक है ना, तो ये जो थे, एक को पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। पूर्वी यानी कि आज का जो एक्चुअल में पाकिस्तान है उसको पूर्वी पाकिस्तान नहीं नहीं, हाँ ठीक है, हाँ पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं। फिर पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है उसको बोलते हैं। क्या भाई, आ गया समझ में आप तक, आप सभी को अच्छे तरीके से? अच्छा, एक चीज मुझे कमेंट करके बताएंगे कि शायद मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता हूँ। ओके, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसको हम वर्तमान का पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने चेक किया आपकी किताब में। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो अभी के पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं, जो अभी का बांग्लादेश है इसको हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। यानी कि जो ऐसे इलाके जहाँ पे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, 2 इलाके ढूंढे गए, एक को पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, एक को पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे और भी समस्या सामने आई। दूसरी समस्या ये थी कि अब हर एक राज्य में बहुत से मुस्लिम इलाके होते हैं, मुस्लिम लोग भी होते हैं। तो ऐसे में हर एक मुस्लिम इलाके का व्यक्ति जो था वो भारत में मिलना, मतलब पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। जैसे कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जिन्हें हम जानते थे, सीमांत गांधी को, मतलब सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो ये जो ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था। ठीक है, कि भारत जो 2 कौमों का देश नहीं है, वो केवल हिंदुस्तान है। लेकिन फिर भी खान अब्दुल गफ्फार खान का जो प्रांत था, ठीक है, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत, इसको पाकिस्तान में मिला लिया गया। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका था। ठीक है, लेकिन ये जो गफ्फार खान थे ये तो भाई मानते नहीं थे कि भारत जो 2 कौमों का देश है, एक ही कौमों का देश था। लेकिन फिर भी मिला लिया गया इसको। ठीक है, और ये मुसलमान भी थे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब पता चलता है कि हर एक मुस्लिम व्यक्ति, हर एक मुस्लिम इलाका पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। ठीक है, नाम आ गया और इलाका आ गया। ठीक है, तीसरा है पंजाब तथा बंगाल में हिंदू आबादी अधिक थी। हम सभी को पता है कि पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, ये पश्चिमी और जो पूर्वी पाकिस्तान इसके आसपास के एरिया थे। तो यहाँ पे ये देखा गया कि कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदू आबादी ज्यादा है, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदू आबादी कम है। तो इसीलिए इन दोनों राज्यों के बंटवारे के लिए क्या तरीका निकाला गया, निचले स्तर का, यानी कि एक राज्य स्तर पे या फिर एक जिले स्तर पे, नहीं राज्य तो अलग ही हो गया, राज्य तो पूरा ही हो जाएगा पश्चिम पंजाब और बंगाल का। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जो भी तरीका निकालेगा वो ऐसा था कि पंजाब को और बंगाल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और ये देखा गया कि फिर इसमें हिंदू कहाँ पे हैं ज्यादा हैं, मुस्लिम कहाँ पे ज्यादा है, उसको भारत पाकिस्तान में इस तरीके से बना लिया गया। तो इसीलिए अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि ज्यादातर हिंसा कहाँ पे हुई थी, तो बताएंगे पंजाब तथा बंगाल। और चौथी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हम सभी को पता है जब भारत का विभाजन हुआ तो दोनों ओर अल्पसंख्यक थे। ठीक है, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखा गया कि जैसे भारत का विभाजन तय हुआ तो ये जितने भी लोग थे जो अपनी जमीन पे वर्षों से रह रहे थे अपने दादा परदादाओं के जमाने से, वो अब अपने ही घर में विदेशी हो गए। जैसे मान लेते हैं इंडिया में कोई मुस्लिम बंदा रहता है तो वो उस इंडिया में कई साल से रहता रहा दादा परदादाओं के टाइम से, लेकिन जैसे भारत का विभाजन हुआ अब वो एक क्या हो गया, एक विदेशी हो गया। ठीक है, अब उसे अपने देश पाकिस्तान में जाना, यदि वो मुस्लिम धर्म का है। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान में था, हिंदू है तो उसे भारत आना पड़ेगा, वो पाकिस्तान के लिए विदेशी हो गया। तो यही चीज थी कि ऐसी कुछ कुछ समस्याएं जो थी वो भारत के विभाजन के समय सामने आई। ठीक है, पहली समस्या क्या थी कि हर एक मतलब हर जगह पे आबादी उतनी थी नहीं तो 2 प्रांत बनाए गए। ठीक, दूसरी क्या थी, हर बंदा या फिर हर क्षेत्र इसमें मिलना नहीं चाहता था। तीसरा क्या था कि पंजाब बंगाल में ज्यादा हिंसा हुई जिसके लिए अलग निचले स्तर का बनाया गया था। और सबसे आखिरी है कि अल्पसंख्यक वाली बात आ जाती है। ठीक है भाई, अच्छा, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो भी ध्यान से समझेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स केम टू द फेयर इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो टू नेशन थ्योरी क्या थी आप ये बताएंगे, एंड उसके बाद में जो मेन मेन प्रॉब्लम्स आती है। सबसे फर्स्ट यानी कि पहली प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, ये भूमिका हो गई
और टू नेशन थ्योरी है 2 मार्क्स में पूछा है तो ऐसे लिख देंगे। और बाकी की रही बात पार्ट की, तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी। उसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्रॉब्लम आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद जो आपकी फोर्थ प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इंडिया के पार्टीशन के लिए जो पार्ट थे वो आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, यहाँ तक अभी तक हमने जो है वो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। वीडियो अगर अभी तक की आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाओ, ठीक है, लाइक कर देना और एंड तक देखना अभी पूरी, और भी मजा आने वाला है और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और हाँ, जाते जाते जब वीडियो एंड हो जाए या फिर अभी बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में सभी अच्छे फीडबैक देना कि यस सर आप जो भी समझा रहे हो वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा तो भी बताओ, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डाउट वगैरह के लिए मैसेज भी कर सकते हो, और 12th क्लास का हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे जरूर ज्वाइन करें, ठीक है भाई। चलिए, अभी हमने देखा कि भारत के विभाजन में क्या समस्याएं आई। अब हम देखते हैं कि चलो विभाजन में समस्याएं आई जो भी आए, लेकिन आखिरकार भारत का विभाजन तय हो गया, ठीक है। तो फिर से वही बात आ जाएगी कि आपको एक भूमिका लिखनी होगी। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारतीय विभाजन के क्या परिणाम थे, ठीक है। तो भूमिका में आप क्या लिख देंगे कि भाई 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जो भारत का विभाजन हुआ, ये एक तरीके से अनियोजित था, आकस्मिक था, जिसमें तकरीबन 80 लाख जो लोग थे उनको स्थानांतरित करना पड़ गया, जिसमें बहुत सारी सांप्रदायिक हिस्सा वगैरह हुई थी। बस उसके बाद में आपका जो आंसर है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। भारतीय बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। ये कोई शायरी नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे दिल के दो टुकड़े का मतलब क्या हो गया कि भारत का हार्ट कहने वाला जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसके आसपास का जो इलाका है वो अब पाकिस्तान बन चुका था पूरा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे दिल के दो टुकड़े कहा जाता है, अब जिसके कई खतरनाक परिणाम निकले थे, ठीक है भाई। देखो बेसिकली पहला परिणाम क्या है कि बड़ी संख्या पे या फिर बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह आबादी का जाने जो आबादी थी तकरीबन 80 लाख लोग जो थे वो एक देश से दूसरे देश में जाने को मजबूर हो गए, ठीक है। आबादी यानी कि लोग जो थे वो एक देश से दूसरे देश में जो जा रहे थे, इनका जो स्थानांतरण था वो आकस्मिक यानी कि एकदम अचानक था, ठीक है। मान लेते हैं आप जो है 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को रात को सो रहे हो, सुबह 15 अगस्त को जैसे ही उठे आपको पता चला अरे भारत का तो विभाजन हो गया, हम तो भारत के लिए विदेशी हो गए, हम तो पाकिस्तान के लिए विदेशी हो गए, ये क्या हो गया। हम जहां सालों से रहते आ रहे थे वो जमीन तो हम चली जाएगी अब हमारी, हम दूसरे देश में जाएंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, ये चीज ऐसा लगा, ठीक है। अनियोजित था यानी कि ऐसा कुछ नहीं था जैसे आबादी का स्थानांतरण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उनको घर रोटी कपड़ा मकान रोजगार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और त्रासदी तो भैया बहुत ज्यादा थी, ठीक है भाई, ये समझिए। अब आगे आता है कि विभाजन ऐसा था कि एक टेबल से लेके एक कुर्सी तक, एक टाइपराइटर से लेके पुलिस के वाद्य यंत्र तक, या इवन जो सरकार के कर्मचारी थे पुलिस वाले उनका भी, और रेलवे के जो कर्मचारी थे इनका भी बंटवारा हो गया। यानी कि आप देखो विभाजन कैसा था कि टेबल कुर्सी तक नहीं छोड़ा, टाइपराइटर तक नहीं छोड़ा, पुलिस के वाद्य यंत्र भी नहीं छोड़े, फिर सरकारी और जो रेलवे के कर्मचारी थे इनको कैसे छोड़ सकते थे, इनका भी विभाजन कर दिया गया, ठीक है। चौथा, धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, हिंदू ने मुस्लिम को, मुस्लिमों ने हिंदू को मारा, ठीक है। अधिकतर सांप्रदायिक हिंसा लाहौर में देखी गई, अमृतसर में देखी गई और कलकत्ता में देखी गई, ठीक है। अधिकतर सांप्रदायिक हिंसा कहां पे देखी गई, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में। अब कोई किसी पंजाब, अरे पंजाब का ही तो हिस्सा है लाहौर, ठीक है ना। तो वही चीज है, ये पार्ट है, ओके। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसमें और भी बहुत सी चीजें आ जाती है, जैसे कि दोनों तरफ अल्पसंख्यक जो थे वो अपने घरों से भाग खड़े हुए, ठीक है। उन्हें अक्सर स्थायी तौर पे अस्थायी यानी कि अस्थायी मतलब का क्या होगा कि आज यहाँ पे कल वहां पे, आज यहाँ पे कल वहां पे, ऐसा, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक थे दोनों तरफ, पाकिस्तान में हिंदू और भारत में मुसलमान, तो ये दोनों ही एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो गए, और साथ ही ये अस्थायी रूप से शरणार्थियों के रूप में इन्हें पनाह लेनी पड़ी थी, ठीक है। और आपको पता है जब भारत का विभाजन हुआ ना, तो जब दूसरे देश में जाते थे तो पहले जांच होती थी उनकी, ठीक है ना, जांच होती थी, कुछ बिछड़ जाते थे तो वो मिलते थे, तब उनको बेसिकली भारत में या फिर पाकिस्तान में बसने के लिए भेजा जाता था, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी विभाजन के ऊपर बहुत सी आती है, उससे आप समझ सकते हैं। पांचवा पॉइंट, सीमा के दोनों ओर, अब ये जो पार्ट है ना ये औरतों के बारे में, ठीक है, कि औरतों के साथ क्या क्या हुआ था, ठीक है, महिलाओं के साथ। तो सीमा के दोनों ओर तकरीबन हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा करनी थी तो ऐसे में कुछ उठे, ठीक है, असामाजिक तत्व, उन्होंने जो औरतें थी दूसरे धर्म की उनको अगवा कर लिया, जबरन उनसे शादी की, उनका धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदू है तो मुस्लिम, मुस्लिम है तो हिंदू बनवाया। लेकिन ज्यादा देखा गया था
कि जो हिंदू थे उनको मुस्लिम बनाया गया था, ठीक है। कई बार तो खुद के परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों को मार दिया, और कई बार तो उस घर की बहू बेटियां खुद ही कुएं में कूदकर मर जाती थी ताकि उनके घर परिवार की इज्जत बनी रहे, ठीक है ना। छठा, उसके बाद में औरतों के बारे में ये बात हो गई। फिर भारत और पाकिस्तान के जो लेखक थे, जो कवि थे, फिल्म निर्माता थे, इन सभी ने उपन्यासों के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, ठीक है ना, ये जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी भारत के बंटवारे की, इसकी अभिव्यक्ति दी, यानी कि लोगों को और ज्यादा समझाया। इसीलिए ये देखा जाता है कि आज भी जब विभाजन की बात उठती है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। सातवां, कि दो समुदाय अब एक पड़ोसी रूप में रहने लगे तथा हिंसक अलगाववाद से चिंगारी मिले, यानी कि अब जो दो समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम, वो अभी एक ही देश में रहते हैं, तो उनमें क्या है, अब हिंसक अलगाववाद फैल गया, दो पड़ोसी एक ही साथ रहते हैं, ठीक है ना। अभी आप जाके देखोगे ना, तो बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो वहां पे जो घर बना के रहते हैं ना, उनमें इतना ज्यादा अलगाववाद है, इतना ज्यादा अलगाववाद है, आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो किसकी वजह से? भारत के विभाजन के दौरान ये जो पार्ट आया था, ठीक है ना, इसकी वजह से। ओके भाई, समझ में आ गया आप सभी को कि भारतीय विभाजन के क्या परिणाम निकले। देखिए, एकदम आपके लेवल पे जाके मैंने आपको समझाया इजी से इजी तरीके से, तो जहां तक मुझे लगता है आप सभी को समझ तो आ ही गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप एंड आई मीन दैट कि मैं आपका टाइम तो अच्छे से कंज्यूम कर रहा हूं, बट अच्छे से कर रहा हूं दैट मीन्स कि अच्छे के लिए कर रहा हूं टाइम कंज्यूम, ठीक है ना। आप इसके बाद में भूल नहीं सकते इस क्वेश्चन को, इतना तो मुझे पता, ठीक है भाई। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं कि राइट व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या थे भाई कॉन्सिक्वेंसेस? तो द मीनिंग ऑफ पार्टीशन इंडिया वाज दैट द हार्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस व्हिच हैड वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस। तो क्या क्या थे भाई? यहां से आप पढ़ना शुरू करो, पहले यहां तक पढ़ लो, ठीक है, रीड कर लो, उसके बाद में वहां से आगे आके यहां से पढ़ना शुरू करो और यहां तक रीड कर लो, ये सारी चीजें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारा, ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर आपसे पता है कैसे पूछा जाएगा, एक 4 मार्क्स से पूछ लेगा, एक 2 मार्क्स से पूछ लेगा। क्वेश्चन आएगा कि हैदराबाद रियासत के विलय तथा मणिपुर रियासत के विलय का वर्णन करो, या फिर दोनों में अंतर पूछ लेगा, या फिर विलय कैसे किया गया ये पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, याद रखें इस बात को। बाकी आप कहोगे कि सर जी इसमें फिर आगे चल के कश्मीर भी आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है, वो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, उसमें आपको आगे बताऊंगा मैं, पहले आप चैप्टर 1 पे ध्यान दो। ओके, तो हैदराबाद रियासत का विलय लिखेंगे इस तरीके से। एक सेकेंड, नहीं पहले हैदराबाद नहीं, पहले हम मणिपुर की बात करेंगे क्योंकि छोटा है तो आप अच्छे समझ भी जाएंगे। तो हुआ क्या था, पहले पॉइंट पे जब भारत आजाद हुआ था तो मणिपुर के महाराजा थे जिनका नाम था बोध चंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम भारत के विलय सहमति पत्र पर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है ना, भारत का विलय सहमति पत्र, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन ना 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए हमें कुछ अलग से स्वतंत्रता दो, ताकि हम देखें यदि उन स्वतंत्रताओं के साथ में हम रह सकते हैं तो अगले साल हम पूर्ण तरीके से आप में मिल जाएंगे, अगर नहीं रह सकते तो फिर बात कर लेंगे, ठीक है। तो भारत ने कहा चलो ठीक है, हम आपको थोड़ी अधिक स्वतंत्रता दे देते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात थी, धीरे धीरे करके 1 साल गुजरने को आया, तब भारत का ये ऐसा पहला राज्य बना जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रयोग करके 1948 में मणिपुर में चुनाव हुए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य था जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उपयोग करके चुनाव हुए थे, तो वो था भाई मणिपुर, यानी कि राज्य या फिर रियासत कह लो, ठीक है। अब यहाँ पे अलगाववाद उत्पन्न होने लगा, कैसे? मणिपुर की जो पार्टी थी कांग्रेस, ये चाहती थी कि मणिपुर का जो विलय है वो पूरी तरीके से भारत में हो जाए, ठीक है। लेकिन अन्य पार्टी थी और जनता जो थी वो ऐसा नहीं चाहती, वो चाहती थी कि एक अलग कंट्री बन जाए, ठीक है। अब जब ये ज्यादा बात बढ़ने लगी तो भारत ने सोचा यार ये तो बात गलत हो जाएगी अगर ये हमें नहीं मिला, और जबकि सहमति पत्र पत्र हस्ताक्षर तो कर लिया, हालांकि स्वतंत्र ले रखी है। चलिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हाँ भाई, मणिपुर विधानसभा में परामर्श नहीं किया इन्होंने और सीधा गए राजा के पास में, हाँ भाई मिलना था ना, 1 साल के लिए हो गया ना आपका पूरा पूरा टाइम कंप्लीट, चलो मिल जाओ अब। तो मणिपुर के शासक पर दबाव डाला और भारत में इसका विलय कर लिया। इसीलिए आप आज भी जाके देखेंगे तो मणिपुर के कुछ लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं अभी भी जो कि नहीं मानते कि वो भारत के हिस्से हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो मणिपुर रियासत का विलय एकदम सिंपल पार्ट में आपको समझ में आ गया। अब दूसरा आ जाता है हैदराबाद रियासत का विलय, ठीक है, हैदरा कह लो या फिर हैदराबाद कह लो, ठीक है, हैदराबाद कहने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है।
चलिए लिखेंगे आंसर इस तरीके से। पहला पॉइंट, हैदराबाद के जो रियासत के शासक थे उनको बोला जाता था निजाम। निजाम बेसिकली वो थे जो दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किए जाते थे, यानी कि ये हैदराबाद रियासत के जो शासक थे इनके पास में बहुत ज्यादा बतेरा पैसा था, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, इसीलिए दुनिया के दौलतमंद लोगों में इनका नाम आता है। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं बड़े बड़े अमीर जो लोग हैं उनके नाम आते हैं, ठीक इसी तरीके से उनका नाम था। हुआ क्या था कि 1947 के नवंबर में, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में 2-3 महीने में ही भारत के साथ में इसने एक समझौता किया। कैसा समझौता? जैसे मणिपुर था, उसने सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन इसने किए नहीं थे। इसने कहा कि हम एक समझौता कर लेते हैं नॉर्मली कि कुछ टाइम के लिए, या फिर ये कह लो कि 1 साल के लिए हम थोड़ी स्वायत्तता मिल जाए, ठीक है? तो फिर से वही था भाई, यहाँ चलो ठीक है, आप भी स्वायत्तता ले लो 1 साल के लिए, और चलिए ठीक है। इस बीच जो हैदराबाद की स्थिति थी और भारत की स्थिति के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल और हैदराबाद के जो निजाम थे इनके बीच में बातचीत होती रहती थी, ठीक है। हुआ क्या कि तेलंगाना इलाका, ठीक है, हैदराबाद से आप सभी को बताया टोटल जो वो 2 से 3 राज्य से निकल के बने हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। तो हैदराबाद इलाके के जो किसान थे, ठीक है, तेलंगाना इलाके के जो किसान थे, ये निजाम की दमनकारी शासन से बहुत ज्यादा दुखी थी। साथ ही महिलाएं जो थी वो भी इनसे बहुत ज्यादा दुखी थी। तो इन्होंने निजाम के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके हैदराबाद का ये क्षेत्र तेलंगाना एक बहुत ही बड़े आंदोलन का क्षेत्र बन गया, गढ़ बन गया, जहां पे ज्यादातर आंदोलन राजा के खिलाफ किए जाने लगे। अब भाई राजा के खिलाफ आंदोलन होगा तो वो कुचलेगा तो जरूर, इसे मिटाएगा तो जरूर। तो इसीलिए राजा ने अपना एक अर्धसैनिक बल भेजा जिसे बोलते थे रजाकार, ठीक है। आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने क्या किया, अपना एक अर्धसैनिक बल भेजा जिसे बोलते थे रजाकार, ठीक है। तो भाई 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकेगा रजाकार कौन, ठीक है। तो कौन था भाई? निजाम के अर्धसैनिक बल थे। ये बहुत ही सांप्रदायिक थे, यानी कि बहुत ज्यादा मारकाट करने वाले थे। ज्यादातर इन्होंने तेलंगाना इलाके के वे लोग जो गैर मुसलमान थे इनको अपना निशाना बनाया, उनके साथ लूटपाट मचाई, उनकी हत्या की, साथ ही महिलाओं के साथ में कुकर्म किए, ठीक है। तो ये चीजें बातें आ जाती हैं। इसीलिए ये फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोचा कि यार ये तो बहुत गलत बात हो रही है, हमारे साथ यथास्थिति बहाल की है, थोड़ा स्वायत्तता क्या दे दी हमने, ये तो सर पे चढ़ रहे हैं। चलो भाई, पहुंच गए 1948 में अपनी सेना लेके निजाम जी, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, निजाम तो थे ही पहले से, ठीक है। पटेल जी पहुंच गए अपनी सेना लेके, मारा हैदराबाद की जो सेना थी उसको खींच के भारत की सेना ने। बस फिर क्या था, निजाम को घुटने टेकने पड़े, आत्मसमर्पण किया, बस मिला लिया। इसी तरीके से तभी तो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद हर एक नीति को अपना के भारत जो 565 रियासत थी उनका विलय करवाया, ठीक है, जिसमें एक एग्जाम्पल हैदराबाद का भी है। ओके भाई, आ गया समझ में अच्छे तरीके से? देखिए एकदम जितना आसान तरीका हो सकता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके वेल, आप यहाँ पे मणिपुर रियासत का विलय देख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है वो आप हैदराबाद रियासत का ऐसे देख, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बारी आती है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके लिए, कि डिस्क्राइब द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर। तो पहले हम बात करते हैं मणिपुर कैसे मिला था, ठीक है। तो मणिपुर के संबंध में आप ये 4 पॉइंट पढ़ो, काफी छोटा है, 2 मार्क्स में आया ही ज्यादातर, ठीक है। 4 मार्क्स में जो आया है वो हैदराबाद रियासत का है, ठीक है ना, मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, इसका 4 मार्क्स में ज्यादातर आया। ओके बच्चों, चलिए मैनुअल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन अभी 6 मार्क्स का बच रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत में, यानी कि जब भारत आजाद होता है तो शुरुआती दौर में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, या फिर प्रथम राज्य की जो प्रक्रिया थी वो आपको समझानी, यानी कि किन स्थितियों में भारत में स्वतंत्रता होने के बाद में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, ठीक है भाई। तो आप सभी को पता है कौन बना था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो लिखेंगे स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसकी प्रक्रिया जो है वो निम्नलिखित थी। ये आपकी भूमिका होगी 2 लाइन की, फिर बस लिखना शुरू कर देंगे। तो हुआ क्या था कि स्वतंत्र भारत में जब, एक सेकेंड यहाँ पे आप ना एक चीज और लिख सकते हो कि 1920 का, एक सेकेंड, अच्छा सही बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। वैसे मैं देख भी लेता हूँ एक बार, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये लगा देखो 20 में है ना। चलिए देखियो, देखो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। तो इसमें ये तय किया गया था कि भाई भाषा के आधार पे ना जब भारत आजाद हो जाएगा तो राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये मांग भारत जब आजाद हो गया तब देखी गई कि भाषा के आधार पे तो भाई समस्या और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे
स्वतंत्र भारत में जो मद्रास प्रांत था, ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश नहीं था, मद्रास था, ठीक है ना। तो मद्रास में ये समस्या थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे मद्रास के वे लोग जो तेलुगु बोलते थे, इन्होंने अपने लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे, ठीक है, कि भाई भाषा के आधार पे हमें एक अलग राज्य चाहिए, ठीक है। भाई सरकार सोच रही थी कि भाई हम बनाए या ना बनाए, ठीक है। जैसे वो सोच रही थी क्या फैसला ले, इसी बीच कांग्रेसी नेता जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, इन्होंने एक अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू कर दी। और जब भूख हड़ताल इन्होंने शुरू की, यानी कि कुछ खाना पीना नहीं करते थे, ठीक है, जल वगैरह पी लिया तो बात अलग है, लेकिन खाना नहीं खाते थे। तो ऐसे में कितना दिन बंदा जिंदा रह सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और जब किसी कांग्रेसी नेता की मृत्यु होती है ना, ऐसे में जो लीडर हो उसका, तो ये इस घटना से क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। जगह जगह पर जो मद्रास था यहाँ पे हिंसक घटनाएं होने लगी, लोग सड़कों पर निकल आए, पुलिस फायरिंग हुई, तो कुछ आम नागरिक मारे गए, कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। साथ ही मद्रास के वे लोग जो शासन चलाते थे, यानी जो विधायक थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कि भाई हमें अलग राज्य चाहिए 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 चाहिए, ठीक है। तो फाइनली जब जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि यार ये तो बहुत खतरनाक बात हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। नेहरू जी ने मजबूरी बस 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन जैसे ही मंजूरी दी, वैसे ही एक साथ बहुत से और राज्य थे जिन्होंने भाषा के आधार पे एक अन्य राज्य की गठन की बात करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब ये समस्या भैया बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। जब ये समस्या बढ़ी, तब आगे चल के एक क्वेश्चन हमारा और आ जाएगा, वो अभी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य कैसे बना था, ठीक है बच्चों। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्या था भाई, आंध्र प्रदेश डिमांड फॉर न्यू स्टेट, ठीक है ना। आप यहां से इस पॉइंट को पढ़िए, मैं इसे हटा ही देता हूं, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना। सबसे आखिरी प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रश्न है हमारा यहाँ पे ये कि जो राज्यों का पुनर्गठन था, ठीक है, ये कैसे किया गया था, ये आपको समझना है। और पुनर्गठन में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई समस्याएं क्या थी, पुनर्गठन में क्या समस्याएं थी, तो समस्याएं क्या थी वो भी आपको बता देना इसी में, और कैसे हुआ था ये भी बता देना, ठीक है। तो हुआ क्या था कि राज्यों का पुनर्गठन कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रक्रिया थी, ठीक है। देखेंगे इस तरीके से, पहले ये हुआ कि 1920 का जो कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ, इसमें जो कांग्रेसी नेता थे, इन्होंने ये कहा कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो राज्यों का पुनर्गठन हम भाषा के आधार पे कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात रही, ठीक है। आगे चल के क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ, तो जितने भी नेता थे वो डर गए और उन्होंने कहा कि यदि हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया या बांट दिया, तो भाषा तो ना जाने कितनी बोली जाती है, ऐसे में तो भारत में बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, इसके बहुत सारे राज्य बन जाएंगे, जिसमें शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब सरकार ये फैसला सोच ही रही थी कि भाषा के आधार पे करें या ना करें, करें या ना करें, इसी बीच कई सारे स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि भाषा के आधार पे यदि नहीं किया गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, ये ऐसी चीजें शुरू हो गई। और फिर वही बात आ जाएगी, जो आंध्र प्रदेश वाली बात है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, 3 से 4 पॉइंट लिख दिया, ठीक है, कि समस्या बढ़ने लगी तो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे मद्रास में, इन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग कर दी। पोटी श्रीरामुलु की जो 56 दिन की अनिश्चित भूख हड़ताल थी, जब इनकी मृत्यु हो गई तो समस्या और बढ़ गई। आम जनता पुलिस के बीच में हिंसा हुई, विधायक ने, सरकारी अफसरों ने इस्तीफे दे दिए, ठीक है, और ये उग्र रूप लेने लगा। तो इसी बीच 1952 में आंध्र प्रदेश बना दिया गया और फिर और भी अन्य राज्यों की मांग होने लगी। तो जब आंध्र प्रदेश बन जाता है, तो इसके बाद में जो नए राज्य आते हैं, ठीक है, मतलब अन्य जो राज्य होते हैं, अन्य राज्यों के जो क्षेत्र होते हैं भाषा के आधार पे, वो भी कहते हैं कि हमें भी एक नया राज्य बनाओ। तब जाके यहाँ पे राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम बोलते हैं SRC। तो हुआ क्या था कि 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि केंद्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व, देखिए भूतपूर्व का मतलब क्या है, जो पहले रहे हो, उस समय नहीं बल्कि पहले रहे हो, तो भूतपूर्व न्यायाधीश है जिनका नाम था फजल अली। तो इनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये वही फजल अली है जो आगे चल के आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, आपको उसी में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली था क्या कि 1953 में ये जो उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे फजल अली, इनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। सिंपल सा 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना लिया गया। अब जब ये आयोग बनाया गया
तो इस आयोग ने 1953 में कुछ सिफारिशें की। तीन तीन तरीके की सिफारिशें की। पहली सिफारिश ये की कि भाई जो त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली है उसको समाप्त करो, यानी कि तीन स्तर की राज्य प्रणाली थी, एक केंद्र, राज्य और एक और प्रणाली थी, वो मुझे वो याद नहीं मुझे, ठीक है। तो जो त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली थी उसको समाप्त करो। दूसरा ये कहा कि केवल 3 केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं, एक अंडमान, एक निकोबार, मतलब बेसिकली टोटल ये दोनों का मतलब एक ही है, अंडमान और निकोबार, और दूसरा दिल्ली और तीसरा मणिपुर। इन तीनों को छोड़कर बाकी के जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनको नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए, यानी कि टोटल जो थे कुछ केंद्र शासित प्रदेश उस समय देखे गए थे, ठीक है। ये कहा गया कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इन तीनों को छोड़ के वो भारत में मिला लिए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हुआ क्या कि तीसरी बात इन्होंने ये कही कि राज्यों की जो सीमा है उसका निर्धारण वहां पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी कि राज्य जो है उसका बेसिकली निर्धारण जो है राज्य की सीमा का, वो इस आधार पे करो कि वहां पे लोग किस आधार पे बोलते हैं, भाषा कैसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एरिया है, इस आधार में कोई यहाँ पे बिहार की लैंग्वेज मिलता है, कोई उड़िया यहाँ पे बोलता है, कोई यहाँ पे हिंदी बोलता है, कोई यहाँ पे पंजाबी बोलता है। तो जितने लोग जहां ज्यादा बोल रहे हैं उसको उस राज्य का दर्जा दे दो, उस राज्य का हिस्सा बना दो, ये कहा गया, ठीक है। तो जब फाइनली पूरी बातें यहाँ पे कंप्लीट हो गई, सिफारिशें लागू होने लगी, तो इस आयोग ने अपनी पूर्ण रिपोर्ट जो थी वो 1955 में प्रस्तुत की, और इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, और फाइनली भारत में टोटल 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आप ये देखो 1956 में मात्र 14 राज्य थे और आज कितने हैं, 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, फिर 28 हो गए। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आज, पहले 9 थे, अब 8 हो गए। किसी का मर्जर हो गया, कोई मिला लिया गया, कोई हटा दिया गया, ऐसी बातें होती रहती है। तो यही चीज है, ये जो आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग, ये कैसे स्थापित होता है, इसकी सिफारिशें क्या थी, और राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आता है तो क्या बात होती है। ठीक है भाई, समझ गए ना आसान तरीके से जितना हो सकता था। तो यहाँ पे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में ये सारी की सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब वे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट वाज अ हग प्रोसेस। तो क्या था भाई ये प्रोसेस, यहाँ पे आप पढ़िए इसको और समझिए आसान तरीके से, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। अब आगे की बात आ जाती है एहसास की कि स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन की स्थापना कैसे होती है। तो इसकी मेजर जो रिकमेंडेशन थी वो 3 रिकमेंडेशन ये थी, पहली, दूसरी और ये तीसरी। सबसे आखिरी में जो पार्ट आता है वो यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है भाई। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है भाई। तो चैप्टर नंबर 1 बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका हो, ठीक है। देखिए जितना हो सकता है मेरी तरफ से आसान तरीके से आपको समझाना, वो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको आपका चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना। आप लाइक करेंगे तो उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और हाँ, हो सके तो जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ में, क्लास 12 के जो बच्चे उनके साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और जाते जाते सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाएंगे कि यस सर जो आपने समझाया वो हमें समझ में आ गया है या नहीं भी आया, तो भी आप बता सकते हैं एक बार, ठीक है ना। और यदि कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं फीडबैक के द्वारा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे डाउट वगैरह पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।